Hello everyone and welcome back to my channel Dream English Classes. Today I am going to teach you very special topic about verbs. अंग्रेजी में क्रियाओं से पहचाने प्रेजेंट और पास्ट को। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि जब बच्चा अंग्रेजी को सीख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है, तो उसे वर्ब को, क्रियाओं को समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं और उन्हीं दिक्कतों पर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी समस्याओं को समाप्त कर दूंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और पांचवी फॉर्म कहां प्रयोग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रियाएं मतलब होता है अंग्रेजी में वर्ब, VERB, वर्ब्स। किसी भी वर्ब की अंग्रेजी में एक्शन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं और वही 5 फॉर्म डिसाइड करती हैं कि वो वाक्य प्रेजेंट में है, पास्ट में है, परफेक्ट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, किस में है। और मैंने आपकी निगाहों के सामने लिखा है, एक वर्ब लिखी है, वैसे 2 वर्ब लिखी है, go and read। तो V1, V2, V3, V4 and V5। जैसे कि go की V1 go ही है, go की फर्स्ट फॉर्म go ही है, परंतु go की सेकंड फॉर्म जो है वो went है, और जिसका मतलब होता है कि किसी काम को किसमें किया गया है, पास्ट में किया गया है। go की थर्ड फॉर्म gone है, जो किसी वाक्य के परफेक्ट होने को दर्शाती है। और गो की जो चौथी फॉर्म है वो है ING फॉर्म, क्योंकि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यदि हम ING का प्रयोग करते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की चौथी फॉर्म, जिसका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यहां तक कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इसी वर्ब का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इसी वर्ब का प्रयोग होता है, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इसी वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ING जोड़ना होता है। और ये आप देख रहे हैं वर्ब की पांचवी फॉर्म, जिसके अंत में यहां पे ES लगा है और यहां पर S लगा है। तो इससे ये पता लगता है कि जिस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आपको S दिखाई दे, S, वो जानिए कि वो वर्ब की पांचवी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पांचवी फॉर्म है, जिसको भी प्रेजेंट में ही या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पता लगा कि V1 मतलब प्रेजेंट, V2 मतलब पास्ट, V3 मतलब परफेक्ट, V4 मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड V5 मतलब भी प्रेजेंट ही होता है। तो आप देखेंगे कि V1 और V5 दोनों की दोनों प्रेजेंट में प्रयोग हो रही हैं। एक पास्ट जो है V2 ही है, एक जो पास्ट में प्रयोग हो रही है। मगर यहां जो मैं सिखाने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं, बात यह है कि go, went, gone तीनों अलग दिखाई दे रही हैं, तीनों अलग दिखाई दे रही हैं, तीनों। देखिए, इसका चेहरा अलग है, इसका चेहरा अलग है, इसका रूप, तीनों के रूप अलग हैं। मगर यहां देखिए, रीड भी एक समान है, दूसरी वाली भी एक समान है, तीसरी वाली भी एक समान है। जब तीनों ही फॉर्म्स वर्ब की, क्रियाओं की एक समान होती हैं, तब बच्चे को दिक्कत होती है टेंस को पहचानने में। और अगर यदि वो बच्चा, कोई भी छात्र टेंस को पहचान नहीं पाता है, तो उसके लिए तब समस्या खड़ी हो जाती है कि वो प्रेजेंट है, कि पास्ट है, कि परफेक्ट है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहां तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लिए तो आप समझ गए कि परफेक्ट है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म देख ली तो आपको पता लग गया कि पास्ट है। मगर यहां तो तीनों एक बराबर ही रखी हुई हैं, तो उसको कैसे पता करेंगे? आइए उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये लिखा है कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक वाला पार्ट ये है ए पार्ट, इसको आप ए कह सकते हैं और इसको आप बी पार्ट कह सकते हैं, ए और बी। ए में आई वी यू दे दिया गया है और बी में ही शी इट और कोई नेम दिया गया है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि जब ए वाले मेंबर आएंगे तो ए के साथ में V1 का प्रयोग होगा, V1 का, और बी वाले मेंबर के साथ में किसका प्रयोग होगा? बी वाले मेंबर के साथ में V5 का प्रयोग होगा। इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ में वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग कहां होता है? प्रेजेंट में होता है। तो जहां भी कहीं कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ अगर V1 या V5 दिखाई दी जाए तो समझिएगा कि वो वाक्य किसमें है? प्रेजेंट में है। और ये वाले होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये वाले होंगे तो वर्ब की 5 फॉर्म आएगी। और वर्ब की 5 फॉर्म की पहचान ये है कि उसमें लास्ट में एस लगा हुआ होता है। और अगर इन दोनों में से चाहे ए हो चाहे बी हो, इन दोनों में से आई वी यू दे ही शी इट ये दो होंगे और जब इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी तो इसका मतलब ये है कि वो पास्ट में बात की जा रही है। वो किसमें की जा रही है? भूतकाल में बात की जा रही है। जैसे कि देखा आपने आई गो, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ही गोज, ही के साथ में वर्ब की पांचवी फॉर्म लगी हुई है जो प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखने वाली बात यह है कि आई और ही ये दोनों इकट्ठा हो गए हैं, ए और बी दोनों इकट्ठा होने के बाद दोनों के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म के साथ ये दोनों ए और बी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब हम पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट में हमेशा हमें सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। इज इट क्लियर? तो अब देखने वाली बात यह है कि ही गोज हो गया है, आई गो हो गया है और इनके साथ में आई वेंट, ही वेंट। तो ये कौन सा है? ये पास्ट है। इज इट क्लियर? दिस इज द पास्ट। तो आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही होंगी, मगर मैं अब जो बताना चाहता हूं मैं वो है, मैंने कहा ही एक दिखाई दे रहा बी का मेंबर ही माने वह, और मैंने कह दिया यहां पर रीड, ही रीड। तो ये कौन सी फॉर्म है? पहली, दूसरी या तीसरी? तो आपको जानकर खुशी होगी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। क्योंकि इसके बाद में, इसके साथ में, इनके साथ में या तो वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी और पांचवी फॉर्म की पहचान क्या होती है? एस। नहीं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये पांचवी फॉर्म तो है नहीं, इसमें एस तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। दिस इज V2, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये टेंस बन गया है पास्ट में। तो जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में बी वाले मेंबरों के साथ ही, शी, इट और एक नेम के साथ, किसी एक नाम के साथ में हमेशा ऑलवेज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसकी यह पहचान होती है कि उसके लास्ट में ईएस हर जगह लगा होता है, ईएस। तो यहां पे कहीं ईएस तो लगा नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। वो बात अलग है कि आपको दिखाई दे रही है कि फर्स्ट फॉर्म भी एक तरफ है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी। दिखने से क्या होता है? इसीलिए किसी ने कहा है ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो आप जब अकल को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्ब की, क्योंकि हम इस वक्त हमने एक सेंटेंस को फॉर्म किया है और इसमें ही जो है ये यहां रखा हुआ है। ही के बाद में अगर पांच आती तो है फॉर्म्स, वर्ब तो आएगी, मगर वो किस रूप में आएगी? पांचवी में आएगी। तो पांचवी की पहचान आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पांचवी की पहचान क्या होती है? एस। एस हमेशा एस लगा हुआ रहेगा। तो एस तो लगा नहीं, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये कहा गया है पास्ट में। तो अब जब आप इन सब्जेक्ट के बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में जब किसी क्रिया को देखेंगे, यदि आप उस क्रिया को पहचान लेते हैं कि वो फर्स्ट है, सेकंड है या फिर पांचवी है, फर्स्ट है, सेकंड है, पांचवी है, तो आपको पता लग जाएगा कि पहली वर्ब है तो इसका मतलब बात जो हो रही है, जो बात लिखी गई है किताबों में,
वो लिखेगा ये प्रेजेंट में। और अगर वो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वो बात की जा रही है पास्ट में। और अगर वो पांचवी फॉर्म लगी हुई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब भी है कि वो बात किसमें हो रही है, वो बात प्रेजेंट में ही हो रही है। तो आपने सीखा एक V1, V2 एंड V5 का प्रयोग सीखा। क्लियर? एक बार और समझ लीजिए कि I, we, you, they इनके साथ में प्रेजेंट में हमेशा ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट में, और इनके साथ में ही, शी, इट और एक नाम के साथ में प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा जिसके अंत में एस या ईएस लगा हुआ रहता है। मगर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के साथ में पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। और सेकंड फॉर्म तो आपको दिखाई दे रही है यहां पर, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। देखिए मैंने सेंटेंस बनाया भी है, आई वेंट, ही वेंट। आई वेंट मतलब मैं गया, ही वेंट मतलब वह गया। और यहां देखिए ही के साथ गोज लगा है, इसका मतलब यह है कि ये बात कही जा रही है प्रेजेंट में, और इसका मतलब यह है कि ये बात कही जा रही है पास्ट में। तो वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और पांचवी फॉर्म सब्जेक्ट के बाद कैसे प्रयोग होती है ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गया तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब बची जो वर्ब बची है वो बची है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बची है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मैंने तो कह दिया कि इनके साथ में प्रेजेंट में V1 आएगी और इनके साथ में प्रेजेंट में V5 आएगी, और इन दोनों के साथ में पास्ट में क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब जब ये दोनों सब्जेक्ट ये वाले I, we, you, they, I, we, you, they, या फिर आप मान लीजिएगा he, she, it और नेम राम, कोई नाम आएगा, इनमें से कोई सब्जेक्ट आएगा। और अगर हमको प्रयोग करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि इन चौथी और तीसरी फॉर्म को प्रयोग करने से पहले आप जरूर किसी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि चौथी और तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया गया हो सब्जेक्ट के पुनः बाद या तो V1 आएगी या V2 आएगी या आएगी क्या V5 आएगी। और अगर सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की तीसरी और चौथी फॉर्म का प्रयोग करना है तो बीच में कोई सहायक क्रिया जरूर आएगी। सहायक क्रिया को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी इनके बाद में, तभी आप वर्ब की तीसरी और वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग कर पाएंगे और तभी आपका वाक्य वो सही होगा। और जहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो ज्यादातर चांसेस ये है कि वो परफेक्ट टेंसेस में होगा। किसमें होगा? या तो परफेक्ट में होगा या फिर वो वाक्य पैसिव का होगा। इनके बाद में I, we, you, they, he, she, it या किसी नेम के बाद में सहायक क्रिया आएगी, और सहायक क्रिया के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो या तो वो टेंस परफेक्ट होगा या वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। किसका होगा? पैसिव वॉइस का। और इनके बाद में सहायक क्रिया लगने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं वो होगी, तो वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम लगातार चल रहा है होगा या चल रहा है। सपोज और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इवन फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। ये डिपेंड करेगी किस पे? सहायक क्रिया पे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई कह दे कि आई गोइंग, क्या ये सही है? नो, इट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि यहां पर हमें कोई ना कोई सहायक क्रिया चाहिए, और वो सहायक क्रिया कोई भी हो क्या सकती है? वो सहायक क्रिया होगी बी फॉर्म्स के मेंबर, या तो यहां पर एम होगा, या यहां पर वॉज होगा, या यहां पर विल बी और शैल बी का प्रयोग हो सकता है। तो आई एम गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई वॉज गोइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई विल बी गोइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और यहां पर इनके साथ में आईएनजी फॉर्म के साथ में आई हैव बीन गोइंग का प्रयोग भी हो सकता है। आई हैव बीन गोइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैड बीन गोइंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई विल हैव बीन गोइंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जितने भी 6 कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 6 कॉन्टिन्यूअस हैं, और सभी कॉन्टिन्यूअस के साथ में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही वर्ब की जानकारी के लिए अगर आप वर्ब को समझना चाहते हैं, टेंस को समझना चाहते हैं, एक्टिव को पैसिव करना चाहते हैं, या पैसिव को एक्टिव करना चाहते हैं, यहां तक कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए भी हमें जरूरी है कि हमें क्रियाओं को पहचाने हम लोग। अगर क्रिया को नहीं पहचानेंगे तो हम प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे कैसे? और उसको कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि आपको क्रियाओं की पहचान हो, और मैंने सारी पहचान आपको बता दी है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, और मैं आपकी कमेंट को पढ़कर आपकी समस्याओं को ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर उस पर काम करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।